देखो, इंडियंस की लाइफ में सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है करियर चूज करने में। उसके बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है लैपटॉप चूज करने में। विंडोज अगर आपको चूज करना है, इसमें इतने सारे प्रोसेसर आ गए हैं, कोर अल्ट्रा आ गया है, नॉर्मल इंटेल की सीरीज आती है, उसके बाद AMD की सीरीज आती है। कभी कभी हमें ये भी नहीं समझ में आता कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लेना है कि अलग से ग्राफिक कार्ड लगा के लेना है। रैम के इतने सारे वेरिएशन है, ये भी नहीं समझ में आता। तो अगर आपको भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है लैपटॉप पिक करने में और आप सेल का वेट कर रहे हो कि बेस्ट लैपटॉप कैसे बाई करना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मैंने इसको एज अ क्रैश कोर्स की तरीके से डिजाइन किया है। A से लेकर Z सब बताऊंगा बेस्ट लैपटॉप कैसे पिक करना है अपनी यूज केस के हिसाब से। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले समझते हैं कि यूजर्स कितने टाइप के होते हैं। मैंने लैपटॉप यूजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्रोडक्टिव यूजर्स, जैसे जो कोडर्स होते हैं या फिर ऑफिस पर्पस के लिए लैपटॉप लेते हैं। अब ऐसे जो यूजर्स होते हैं, इनको अच्छा CPU चाहिए होता है, GPU की इनको उतनी नीड नहीं होती, बट रैम बढ़िया होना चाहिए और बैटरी बैकअप बढ़िया होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आते हैं क्रिएटिव यूजर्स, जैसे आपके वीडियो एडिटर्स हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, UI UX डिजाइनर्स हो गए। अब इनके लिए इंपॉर्टेंट है CPU भी बढ़िया हो, GPU भी बढ़िया हो, परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए वैसे GPU की, और एक्यूरेट डिस्प्ले हो। बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम हो तो चल जाएगा, मॉडल थोड़ा सा उल्टा सीधा हो, बल्कि लैपटॉप हो तो भी चल जाएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं बीस्ट यूजर्स। बीस्ट यूजर्स में आते हैं गेमर्स, 3D डिजाइनर्स, VFX आर्टिस्ट, AI ML इंजीनियर वाले बंदे। इनके लिए बैटरी बैकअप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके लिए इंपॉर्टेंट है CPU बढ़िया होना चाहिए, GPU बढ़िया होना चाहिए, स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, रैम भी अपग्रेडेबल होनी चाहिए। अब अपने हिसाब से आप देख लेना आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। यूजर्स डिफाइन करने के बाद अब आ जाते हैं प्रोसेसर्स पे। देखो, मेनली 2 प्रोसेसर्स हैं इंडिया में जो अभी तक सबसे ज़्यादा फेमस थे। एक AMD का था और एक इंटेल का था, बट अभी मार्केट में कुछ दिन से स्नैपड्रैगन X जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो सबसे पहले हम इंटेल की हायरार्की समझते हैं कि इंटेल में आपके लिए कौन सा बेटर रहने वाला है। देखो, इंटेल में सबसे बढ़िया प्रोसेसर्स होते हैं कोर अल्ट्रा, उसके बाद इनकी जो नॉर्मल कोर सीरीज आती है वो होती है, फिर जो आप नॉर्मल सुनते हो ना i5, i3, i7, ये वाली सीरीज होती है। अब कोर अल्ट्रा सुन के बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कोर अल्ट्रा सबसे ज़्यादा प्रीमियम प्रोसेसर्स हैं। इसमें अलग से न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो AI टास्क को बहुत ज़्यादा ईजिली कर देता है। इतना ही डिफरेंस है कोर अल्ट्रा सीरीज़ में और नॉर्मल सीरीज़ में। अब अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब आप स्टूडेंट हो, नई नई जॉब लगी है, तो फिर आप नॉर्मल प्रोसेसर भी ले सकते हो। जैसे आपने i7 कोई बाई कर लिया, i5 बाई कर लिया। बट हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो मैं बोलूँगा कोर अल्ट्रा सीरीज़ की तरफ जाना। उसके बाद जो प्रोसेसर्स आते हैं वो AMD Ryzen वाले होते हैं। अब AMD Ryzen काफ़ी हद तक इंटेल की ही तरह है, बस आप समझ लो एक अलग कंपनी है। जैसे AMD Ryzen में सबसे टॉप पे जो आते हैं वो आते हैं Ryzen AI वाले चिपसेट। इसमें भी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट अलग से होती है AI टास्क के लिए। जैसे आप कह सकते हो Ryzen AI 9HX 370, बढ़िया प्रोसेसर, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बट पैसा ज़्यादा मांगेगा। उसके बाद AMD के नॉर्मल प्रोसेसर्स आते हैं, जैसे Ryzen 5 हो गया, Ryzen 7 हो गया। अब इंटेल वर्सेस AMD, ये बैटल बहुत पहले चलती थी। आज की डेट में AMD इंटेल दोनों ही बढ़िया काम करते हैं, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। जैसा मैंने आपको इंटेल में समझाया था कि पैसा ज़्यादा है, आपका बजट ठीक ठाक है, तो आप कोर अल्ट्रा पे जा सकते हो। पैसा नहीं है तो नॉर्मल i7, i5 ले सकते हो। उसके बाद आता है स्नैपड्रैगन वाला। अब देखो, स्नैपड्रैगन मैं बोलूँगा अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, आई अंडरस्टैंड, बट एक बात समझो, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है स्नैपड्रैगन के लिए। तो मैं बोलूँगा इस साल आप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स वाले लैपटॉप को डिच कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है वो सफिक्स रोल्स में आती है। सफिक्स का मतलब आप कह सकते हो जैसे प्रोसेसर के आगे HX लिखा होता है, H लिखा होता है, P लिखा होता है या फिर V लिखा होता है। इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर आपके प्रोसेसर के सामने HX या फिर H लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इस लैपटॉप की रॉ पावर काफ़ी बढ़िया होने वाली है। आपको हैवी गेमिंग या फिर 4K वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप HX या फिर H वाले प्रोसेसर्स ले सकते हो। अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप U वाले प्रोसेसर्स ले सकते हो, और अगर आपको बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप HS, P या फिर V वाले प्रोसेसर्स ले सकते हो। आई होप दैट मैंने चीज़ें ईजिली क्लियर कर दी होगी आप लोग के लिए। और ड्रास्टिक चेंज होता है HX और U में।
HX वाला आपको बढ़िया गेमिंग करके देगा, बट बैटरी बैकअप खाली 3 घंटे के आसपास की मिलेगी। और यू वाले में गेमिंग तो बढ़िया नहीं होगी, लेकिन बैटरी बैकअप आपको 5 से 6 घंटे की मिल जाएगी। आई होप दैट डिफरेंस अब क्लियर हो चुका होगा। अब अगर वीडियो में क्रिएट कर ही रहा हूँ तो स्नैपड्रैगन के ट्रेंड को भी समझ लेते हैं। स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स होते हैं, इसमें आप मान लो X Elite है, प्लस है, इस टाइप से कैटेगरी डिवाइड रहती है। अब मैं क्यों कह रहा था इग्नोर करने के लिए, इसका रीजन मैंने आपको बताया। इसका बस एक बेनिफिट है, इसमें आपको बैटरी बैकअप एकदम मैकबुक लेवल का मिलेगा। बट स्टिल मैं यही बोलूंगा, अगर बैटरी बैकअप मैकबुक लेवल का चाहिए तो मैकबुक ही ले लो। विंडोज में अगर अभी जा रहे हो, AMD या फिर इंटेल इस साल यही प्रेफर करना। अब प्रोसेसर सेलेक्ट करने में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है कोर्स का। कोर्स जैसे आपने फोन में देखा होगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आता है। तो ऑक्टा कोर का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेसर या फिर एक चिपसेट में 8 कोर आपके हैं। कुछ आपके परफॉर्मेंस कोर्स होंगे और कुछ आपके एफिशिएंसी कोर्स होंगे। परफॉर्मेंस कोर्स को आप कह सकते हो P कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स को आप कह सकते हो E कोर्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक CPU में 6 आपके P कोर्स हैं और 8 आपके E कोर्स हैं, और दूसरा और CPU है जिसमें आपके 8 P कोर्स हैं और 8 E कोर्स हैं। तो इसका कहने वाला मतलब ये है कि जिसमें 8 परफॉर्मेंस कोर्स हैं या फिर 8 P कोर्स हैं, वो आपको गेमिंग में, एडिटिंग में ज़्यादा एफिशिएंसी देगा। वहीं पे जिसमें ज़्यादा एफिशिएंसी कोर्स होगा, वो आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा देगा। तो ये जो सिलेक्शन है आपको अपने यूज केस के हिसाब से खुद से समझ के करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जिसको कहते हैं जीपीयू भी समझ लेते हैं। देखो जीपीयू 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है और एक डेडिकेटेड जीपीयू होता है। अगर आपका काम गेमिंग, एडिटिंग, इन सारी चीज़ों का नहीं है, एक्सेल ही करना है, तो आप इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ में जा सकते हो। अब इंटीग्रेटेड जीपीयू कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्टिव टास्क के लिए होते हैं। जैसे सबसे बेस्ट इसमें होता है इंटेल का आर्क, उसके बाद आता है आइरिस XE और उसके बाद आता है UHD। इसी तरीके से अगर आप AMD प्रोसेसर्स में देखोगे तो 800 सीरीज़ हमेशा बड़ी होगी 700 सीरीज़ से, इतना ही है। बाकी अगर डेडिकेटेड जीपीयू की बात करूं तो NVIDIA RTX, इसी को प्रेफर करना। अब जैसे रूल समझा देता हूं, इसमें तो सिंपल सा रूल है, 4060 हमेशा बड़ा होगा 4050 से। इसी तरीके से अगर कोई 3 सीरीज़ का है तो उससे छोटा होगा। उसके बाद आपको VRAM भी देखनी पड़ेगी। जैसे मान लो 6 GB लिखा हुआ है, 4 GB लिखा हुआ है, तो इसमें आप हमेशा 6 GB प्रेफर करना। अब ये जो प्रोसेसर सिलेक्शन है, ये गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक गेमर्स हो या फिर हैवी टास्क करते हो, एडिटिंग वगैरह करते हो, तो हमेशा डेडिकेटेड जीपीयू की तरफ जाना। और अगर आपका नॉर्मल काम है तो इंटीग्रेटेड जीपीयू से भी काम चल जाएगा। आजकल एक और मार्केटिंग टर्म चल रहा है कि हमारा इंटीग्रेटेड जीपीयू जो है वो डेडिकेटेड जीपीयू से ज़्यादा बेटर है। इन सारे मार्केटिंग गिमिक्स के चक्कर में मत पड़ना, अपने टास्क के अकॉर्डिंग ही जीपीयू सेलेक्ट करना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले वाले चैप्टर को भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है आपका पैनल टाइप। सबसे बढ़िया पैनल होता है OLED। उसके बाद आता है IPS वाले जो डिस्प्ले होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं। फिर आता है VA और उसके बाद आता है TN वाला, यार आई डोंट थिंक सो कोई आज के डेट में यूज़ करता है, बट हाँ चैप्टर समझा रहा था तो मैंने ये भी समझा दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको इम्पॉर्टेंट है sRGB में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। और उसके बाद आते हैं गेमर्स के लिए 100% एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है कलर्स की, बट हाँ इनके लिए रिफ्रेश रेट इंपॉर्टेंट है। 144 हर्ट्ज का मिनिमम रिफ्रेश रेट होना चाहिए अगर आज की डेट में आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हो तो। उसका नेक्स्ट पार्ट आता है ब्राइटनेस। अगर आप इंडोर ब्राइटनेस देखो तो मिनिमम 250 निट्स होनी चाहिए। और अगर आप आउटडोर्स के लिए एक लैपटॉप देख रहे हो तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस मिनिमम 350 से ले करके 400 निट्स के बीच में होना चाहिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हाँ अगर आप एक एक चैप्टर को अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रैम का। रैम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आपको पता है कि कुछ रैम्स ऐसी होती है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो और कुछ रैम ऐसी होती है जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। रैम टाइप सबसे पहले समझते हैं। एक आपकी DDR रैम आती है, ये अपग्रेडेबल होती है। उसके बाद आपकी LPDDR रैम आती है, ये मदरबोर्ड पे ही शोल्डर्ड होती है, मतलब आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म में एक लैपटॉप देख रहे हो तो मेक श्योर उसमें DDR रैम होनी चाहिए। उसके बाद आती है स्पीड। आज की डेट में अगर आप एक लैपटॉप देख रहे हो तो मिनिमम DDR5 या फिर LPDDR5 रैम ही प्रेफर करना। और LPDDR और DDR में से मैं बोलूँगा DDR की तरफ जाना, थोड़े से फ्यूचर प्रूफ होते हैं। ओके, तो इसी तरीके से इसकी कैपेसिटी भी होती है। मिनिमम रैम अगर आज की डेट में आप एक लैपटॉप के लिए देख रहे हो
तो 8 GB रैम देखना, चाहे आप सेकेंड हैंड लैपटॉप ही क्यों ना बाई कर रहे हो। 8 GB से कम पे तो मत ही जाना यार। उसके बाद आते हैं SSD पे। SSD सिर्फ NVMe SSD ही लेनी है। Gen 4 आज की डेट में बेस्ट है। एक और चीज़ है, अगर आप फ्यूचर प्रूफ एक लैपटॉप लेना चाहते हो, मेक श्योर लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा SSD का स्लॉट ज़रूर हो। ओके, तो सारी चैप्टर समझाने के बाद अब मैं आपको कुछ बेस्ट लैपटॉप रिकमेंड करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं 30,000 से 40,000 के बीच में। ट्रस्ट में कोई लैपटॉप आज की डेट में ऐसा नहीं है जो 40,000 से नीचे हो और मुझे देख के उसको ऐसा लगे कि यार इसको मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। मिनिमम बजट आपका 40,000 रुपये है, तभी इस वीडियो को आगे देखना। 40,000 से लेके 50,000 के बीच में मैंने कुछ लैपटॉप सेलेक्ट किए। तो आप देख सकते हो Lenovo IdeaPad Slim 3, ये Snapdragon X CPU के साथ में आता है। मतलब ये है कि इसमें आपको बैटरी बैकअप बढ़िया मिल जाएगी, इंटरटेनमेंट वाला काम भी आप अच्छे से कर सकते हो। सेकंड नंबर पे लैपटॉप आता है Asus का ExpertBook P1। अब ये लैपटॉप आपको Intel i3 के साथ में मिलता है, बट रैम आपको DDR5 16 GB वाली देखने को मिलती है। प्राइस अराउंड मान लो 45,000 के आसपास। नेक्स्ट आते थे 50,000 से लेके 80,000 रुपए के बीच में। अब देखो 50,000 रुपए से लेके 80,000 के बीच में एंट्री होती है क्रिएटर्स की। इसके नीचे के जो लैपटॉप है ना, उसमें से कोई भी क्रिएटिव टास्क कर ही नहीं पाएगा। सबसे सस्ता मेरी बात मानो तो यार विंडोज़ छोड़ के मैकबुक नियो ले लोगे ना तो खुश रहोगे, एडिटिंग वगैरह आपकी बढ़िया होगी। अब अगर विंडोज़ ही लेना है तो आप ले सकते हो Acer Aspire 7। इसमें आपको Core Ultra 5 प्रोसेसर मिलता है, RTX 3050, RTX 4050। ये आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे 60,000 रुपये खाली। और सेम कॉन्फ़िगरेशन के Asus के भी लैपटॉप आते हैं, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। अब उसके बाद बजट थोड़ा सा बढ़ाते हैं 70,000 के आसपास। देखो 70,000 एक ऐसा बजट है जो मुझे लगता है हैवी गेमर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ स्टिल मैं आपको मैकबुक एयर M2 रिकमेंड कर सकता हूँ कहीं से अगर आपको मिल जाए। और अगर विंडोज़ में कोई लैपटॉप चाहिए तो मैं बोलूँगा विंडोज़ वाला इग्नोर कर दो, थोड़ा सा बजट बढ़ाओ। HP Victus 16 मिलता है, ये i7 प्रोसेसर के साथ में आता है। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, ये आप ले सकते हो। इसी से सिमिलर और भी लैपटॉप्स आते हैं Asus के, Acer के, उसमें भी जा सकते हो। और उसके बाद अगर आपका बजट है तो आप MSI का Cyborg 15 ले सकते हो या फिर Katana A17 ले सकते हो। Ryzen 7, Ryzen 9 ये दोनों ऑप्शनल है, डिपेंड करता है आपका बजट कौन सा है, उस हिसाब से CPU सेलेक्ट कर सकते हो। RTX 4050 मिल जाएगा, सॉलिड परफॉर्मेंस है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, लैपटॉप कौन सा बाई करना है, प्रोसेसर कैसे पिक करना है। स्टिल अगर कोई भी डाउट आपके मन में है, कमेंट सेक्शन आपका है, क्वेश्चन पूछ सकते हो। विदिन 24 आवर मैं आपको उसमें भी गाइड कर दूंगा। दिस इज निखिल श्रीवास्तव। कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। साइनिंग ऑफ।